दोस्तों, हकीकत के पन्नों से मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ और हकीकत भरी कहानियों के सफर पर आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ देश की जानी मानी हस्ती, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, स्पीकर और मैं कहूँ साइबर की बारीकियों को जानने वाले एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर गौरव रावल आज हमारे साथ। और वे कैसे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े, क्या चीज़ें थी जो उन्हें साइबर सिक्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट करती रही, कैसे उनकी ये जर्नी शुरू हुई, इन कुछ खास बातों पर और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर आज हम नज़र डालेंगे। खुद उनकी जुबानी आज हम जानेंगे उनसे साइबर की क्या क्या छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको एक साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। तो गौरव जी, आपका स्वागत है आज हमारे चैनल पे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, साइबर सिक्योरिटी जो है एक ऐसा शब्द है जो आज जानते तो सब हैं लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस कम है। इससे आप कैसे जुड़े, कहाँ से इस जर्नी की आपकी शुरुआत हुई जब आपने लोगों को अवेयरनेस से जोड़ा? देखिए, मैं पिछले 19 वर्षों से महाविद्यालयों में पढ़ा रहा हूं और मैं कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति हूं और फॉर्चुनेटली मेरी जो जर्नी रही है वो मैं पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। तो मैंने 1999 में पहला मेरा मास्टर डिग्री अचीव किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाते हुए जब 2010-11 तक हम लोग पहुँचे तो तब ये साइबर ने अपने पैर पसारने शुरू किए। और हम लोग भी ये सोच रहे थे कि हम लोग इतने सो कॉल्ड प्रोफेसर्स हैं या ट्रेनर्स हैं या एक्सपर्ट हैं, हमारे जीवन में ऐसी कोई हमने बड़ी कोई क्रांति अभी तक नहीं की है कि हम जिस पे प्राउड ऑफ कर सकें कि यार वी कैन प्राउड ऑन और शोल्डर एंड कि हमने ऐसा कुछ किया है जीवन में। और फॉर्चुनेटली ये सपना जब पूर्ण हुआ 2011 में, हम एक पुलिस अधिकारी के संपर्क में आए जो एक पुलिस प्रशिक्षण संस्था में डायरेक्टर के पद पे थे और आईजी थे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर वरुण कपूर। और जब हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही वो इतने विजनरी हमें लगे और उन्होंने बोला कि आप कंप्यूटर साइंस के व्यक्ति हैं और हमें आपके जैसे लोगों की, युवाओं की ज़रूरत है जो इस फील्ड में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। और हमें भी एक चैलेंज लगा कि हाँ, ये कुछ ऐसी फील्ड है जिसमें कि कुछ ना कुछ रोज़ नित नया हमको करने को मिलेगा जो कि एक हमारे रूटीन जॉब से। देखिए, जितने कंप्यूटर साइंस के हमारे फैकल्टी हैं, चाहे वो यूजी लेवल पे पढ़ा रहे हों चाहे पीजी लेवल पे, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है हर टीचर का और जब टाइम टेबल बनता है हर नए वार्षिक सत्र का, एकेडमिक शैक्षणिक सत्र का, तो उसको वही सब्जेक्ट दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सी लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो वो विगत 10-15 वर्षों से सी लैंग्वेज ही पढ़ा रहा है, जावा पढ़ा रहा है तो जावा ही पढ़ा रहा है, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती, चाहे वो बीई कॉलेज हो चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज। तो जब हम एक लंबे समय तक जब हम पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी एक हमारा एक मोनोटोनस जॉब हो जाता है कि हमें वही, अब हमें बुक भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जो व्यक्ति है जो 20 वर्षों से अगर फिजिक्स पढ़ा रहा है तो उससे ज़रूरत नहीं, उसको सब कुछ पता है, वेलोसिटी से लेकर स्पीड सब कुछ, उसको फॉर्मूले भी सब यहाँ उसके ब्रेन में है। बट जीवन की ऊर्जा हमेशा नित नई चीज़ मांगती है ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपका मोटिवेशनल लेवल जो है, आप फिर एक लेवल के बाद आपको लगता है कि हम देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जैसा हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इसको बोलने से रिफ्लेक्शन हुआ कि हमारा जीवन सिर्फ एक ब्रेड एंड बटर के लिए ही रह गया है कि हम सिर्फ रोज़ रूटीन में कॉलेज जा रहे हैं। सो कॉल्ड 8-10 वर्षों में हम विभागाध्यक्ष बन गए, एचओडी हो गए। तो हमें लगा कि बस बीइंग एचओडी अब यही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, रूटीन लेक्चर्स लो, बट हम नई पीढ़ी के लिए या समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें अपना सैलरी मिल रही है। तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ करें और हमने उसके लिए प्रयास किए। और जब आप प्रयास करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण भेजता है। तो हम ऐसे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों से जुड़े और ये वो दौर था जब हम स्कूल के बच्चों को इनकरेज करते थे और ऐसे सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए उनको जागरूक करते थे। धीरे धीरे फिर हमें लगा कि कुछ लोगों के द्वारा या कुछ 1 या 2 व्यक्तियों के द्वारा ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो हमें स्वयं भी इसके बारे में इनिशिएटिव लेना पड़ा। और फिर नेशनल लेवल प्रोग्राम और स्टेट लेवल प्रोग्राम में जहाँ पर प्रोविजनरी, नॉट ओनली सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस, जहाँ पर हिमाचल पुलिस, दिल्ली पुलिस, बेंगलुरु पुलिस, विभिन्न पुलिस अधिकारियों से संपर्क का मौका मिला। तब हमारा विज़न भी क्लियर हुआ कि ये जो लोग हैं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ आईपीएस से मिला हूँ। जैसे हमारे एक आईपीएस हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में हुई हैं, मनोहरा शंकर मैडम, बड़ा प्रभावित रहा उनसे। दूसरा वरुण कपूर जी से बड़ा प्रभावित रहा हूँ सर से।
और भी ऐसे कुछ अधिकारी हुए, तो हमें उनको लगा कि इन लोगों का जो फोकस है, इन लोगों का होराइजन कितना बड़ा है, हम लोग कितनी छोटी, मतलब सिर्फ एक हमारे एक जॉब तक या जॉब में सेटिस्फेक्शन या सिर्फ प्रमोशन या इंक्रीमेंट तक ही सोचते हैं। तो ये लोग तो अपने बड़े बड़े आईआईटी के पैकेजेस छोड़ के 25-26 लाख रुपए पर एनएम छोड़कर यहाँ पर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जहाँ पर इनकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो शायद 1 लाख रुपए भी नहीं है, 70-80 हज़ार रुपये। तो हमें लगा कि जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य और कुछ बड़ा अपना पर्पस होना चाहिए, और उसके लिए काम किया और भगवान ने ऐसा मौका दिया। और फिर हमने स्कूल कॉलेजेस में खुद ने भी सेशन लेना स्टार्ट किए। फिर एक पुलिस संस्था से दूसरी पुलिस प्रशिक्षण संस्था से हम जुड़े, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से। गौरव सर, मैं बीच में रोक के थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जैसे जो ट्रेनिंग्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस ऑफिसर्स तक को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप उन्हें बताते हैं, जो वो लोगों तक पहुँचाते हैं? अवेयरनेस के अलावा भी कई बार कुछ फ्रॉड्स भी हो जाते हैं जिन्हें उन्हें सुलझाना होता है, तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब आप देते हैं और कैसे उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली हम? देखिए, जब हम पुलिस प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर बेसिक लेवल से पूरा देखना पड़ता है कि सबसे पहले अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, स्पेशली साइबर अपराध, तो जो फरियादी है या आवेदक है सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो जो भी अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएगा, और वहाँ पर वो किन से इंटरेक्ट करेगा? वो सीधे विवेचक या थाना इंचार्ज से बात नहीं करेगा। तो फर्स्ट रेस्पोंडेंट कौन है? उनको सबसे पहले एंटरटेन करने वाले वो हमारे कांस्टेबल। तो हमने पहले शुरुआत में हमने सोचा था कि हम पहले हायर ऑफिशियल से हायर की, ऐसा किया हमने कि एडिशनल एसपीज और डीएसपीज और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक हमने ट्रेनिंग दी। बट हमने फिर ये पाया कि जो हमारे फर्स्ट रिस्पोंडेंट हैं वो तो अभी तक अनभिज्ञ इन चीज़ों से। तो चूँकि उनको खुद को भी उनके पुलिस प्रशिक्षण में इसका एक विशेष कोई एक सिलेबस या ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ संस्थानों के लिए सिलेबस डिज़ाइन करने में या कंटेंट ऐड कराने में भी हमारी भूमिका रही, हमने वो भी कराया। और फिर हमने उनको स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो फरियादी आएगा थाने में, तो जो कांस्टेबल से, तो सबसे पहले फरियादी से क्या प्रपत्र लेना, उसकी काउंसलिंग कैसे हो। कोई एक महिला या लड़की आई है, देखिए चूँकि मैं शिक्षक हूँ, मैंने कुछ 13 शोध पत्र भी लिखे हैं, और तो हमने जब कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स पे और इनके ऊपर भी तो कुछ आंकड़े भी जुटाए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से, तो ये पाया कि भारत में 5.5% लोग ही एक्सेप्ट करते कि उनके साथ साइबर अपराध हुआ किसी भी प्रकार से। और उस 5% में भी, 5.5% में भी सिर्फ 3% लोग जाते हैं थानों में रिपोर्ट करने। मतलब 100 लोगों के साथ अगर कोई अपराध होता है तो हमारे देश में सिर्फ 3 ऐसे बहादुर या जिसको बोलते करेजियस पीपल हैं, या वो आवेदक हैं या फरियादी, वो थाने तक पहुंचते हैं। ये पेंडेमिक के पहले की सिचुएशन थी। तो जब हमने ये पाया कि 3, और इन तीनों में के भी साथ भी अगर हमारा व्यवहार ऐसा हो पुलिस का कि अगर कोई महिला ही लड़की आई है तो प्राय देखने में आता था कि नेचुरली उसने बोला मेरी आईडी हैक हो गई, या मेरे फोटो किसी ने लीक कर दिए, मेरे पर्सनल प्राइवेट फोटो थे, कभी वो मेरा मित्र था, तो नेचुरली हम पूछते हैं कि भाई आपने क्यों उनसे मित्रता की? आपका काम तो कॉलेज में पढ़ने जाने का था, आपने क्यों फोटो शेयर किए? तो फिर हमें ट्रेनिंग में ये भी लाना पड़ा कि काउंसलिंग फरियादी की ऐसे, क्योंकि ये तो वो 3 बहादुर हैं जो हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं। हमारे ये हाश या कड़े वचन सुन के हो सकता है इनमें 3 में से भी 2 वापस लौट जाएं। बिल्कुल सही बात है सर। तो हमने सिर्फ नॉट ओनली चिकित्सक लेवल पे, या हम बोलना चाहिए कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रेनिंग देना शुरू की, और फिर उसके बाद उनको कानून की बारीकियां भी बताना पड़ा। अगर हमारे वहाँ अगर हम बात करें देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो स्पेशली मैं पेंडेमिक के बाद की अब बात कर रहा हूँ कि जो साइबर अपराध है, हमारी एक एजुकेशनल संस्था है साइबेंट, जो वैश्विक संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। उनके आंकड़ों से पता चला है कि साइबर अपराध विश्व में भी 630% बढ़ गया, पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। ये पेंडेमिक के दौरान, कोविड आपदा के दौरान। तो अब हुआ है कि हमने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी। हमारे एक 5 वर्ष के बच्चे को भी हमने कैंडी क्रश खेलने के लिए मोबाइल दे दिया, उसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे दिया, 8th क्लास स्टूडेंट को भी दे दिया, 12th के बच्चियों को भी दे दिया, और कॉलेज के बच्चों के पास तो वैसे ही मोबाइल होता ही है। लेकिन इनमें से किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हमने मैनुअल नहीं दिया, हम उनको नियमावली देने में चूक गए। अगर हम बात करें अमेरिका जैसे देशों की, तो वहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ पे 7th 8th के स्टूडेंट के सिलेबस में साइबर क्राइम में साइबर अवेयरनेस होता है, सिलेबस का भाग होता है जी। तो एक जो वहाँ का 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा है, वो साइबर क्राइम क्या होता है उसे पता होता है, जो कि हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली में अब तो कुछ वर्षों से कुछ काम हुआ है। तो CBSE ने भी इस साल से इंट्रोड्यूस किया है, उनका एक 11th 12th में एक टॉपिक होता है, इलेक्टिव टॉपिक होता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो CBSE स्कूल्स में 11वीं 12वीं कक्षा में। तो अब उन्होंने उसमें ऐड किया है कि साइबर सिक्योरिटी एक यूनिट अभी उन्होंने ऐड की,
लेकिन हायर एजुकेशन लेवल पे ऐसा कोई हमारे पास कोई है नहीं कि फिक्स इनको पढ़ाना ही है ज़रूरी। एक आधारभूत कोर्स होना चाहिए मिडिल लेवल से लेकर, ताकि एक 6th क्लास का 5th क्लास का बच्चा भी व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है तो उसको पता हो कि डूज एंड डोंट्स क्या है फेसबुक व्हाट्सएप के, क्या उसको करना है क्या नहीं करना फेसबुक पे, क्या चीज़ डाउनलोड करना क्या नहीं करना, इसका अभाव है। और स्पेशली जब हम अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखते हैं तो साइबर क्राइम को वैसे हमने 3 श्रेणियों में बांटा है कि साइबर क्राइम व्यक्तियों के विरुद्ध, उसमें हमारा समाज व्यक्ति, साइबर क्राइम किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध, उसमें कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कंपनी कॉरपोरेट्स जिसको बोलते हैं, और साइबर क्राइम देश के विरुद्ध, तो उसमें साइबर वॉरफेयर हम बोलते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर जो वॉर करता है उसको साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। तो अभी अगर हम पहले ही श्रेणी की बात करें तो पहली श्रेणी में ही 3 आयु वर्ग के लोग आते हैं। एक आते हैं टीनेजर्स जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दूसरा है हमारी हाउस वाइफ्स जो महिला है, दोपहर का समय उनके पास फ्री है तो सभी के अपने एक सोशल ग्रुप बना हुआ है, एक रिलेटिव्स का ग्रुप बना हुआ है, एक वर्किंग का ग्रुप बना हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि IT उस जो आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर या व्हाट्सएप, उसको चलाने के लिए देश का कानून क्या है। भाई अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है तो आपको रोड के नियम पता है कि आपको लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है। अगर 8 लेन रोड पे चल रहे हैं, आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, NH 11 पे, NH 12 पे, तो आपको पता होता है कि हर लेन की एक मिनिमम स्पीड होती है। तो अगर आपको 4th लेन या 8 लेन है तो उसमें एक जो लेन है वो 120 किलोमीटर मिनिमम उसकी स्पीड है। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता है, उसको रोड पे डाल दिया गया है फोर्सफुली, तो वो 120 से कम में आएगा तो पीछे वाला उसको टक्कर मार देगा, उससे ज़्यादा कर लेगा तो वो आगे वाले को टक्कर मार देगा। तो ये हमारी युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी तो दे दी पर उसका विवरण या उसकी जानकारी नहीं दे पाया। फिर सर कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये जो 2 साल का जो टाइम पीरियड रहा, हर किसी के हाथ में मोबाइल रहा है, घर बैठे लोग फुर्सत में रहे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, फ्रॉड्स भी साइबर के इस टाइम पे ज़्यादा बढ़े हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कैसे फिर कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा इसको, या कैसे अवेयर रहें लोग अगर घर में हैं, अभी भी वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशंस ले रहे हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके? देखिए साइबर क्राइम अपराध में ये भी एक आंकड़ा सामने आया है कि 90% जो साइबर क्राइम है वो मानव त्रुटि या भूल के कारण होते हैं। अच्छा। 90% तो आप अपनी जागरूकता के थ्रू ही इसको कम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि जो साइबर अपराधी वो बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट है। हमने जब उनमें पकड़ा साइबर जो सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने, पुलिस ने, विभिन्न इकाइयों ने, तो कहीं झारखंड में कोई गैंग मिला है, राजस्थान के भरतपुर इलाके में कुछ गैंग मिला जो हम फर्जी प्रोफाइल बनाने की बात करते हैं, सेक्सटॉर्शन की बात करते हैं, विभिन्न अलग अलग तरह के अपराधों में। तो पाया कि वो जो लोग हैं वो 11th 12th पास है, लेमैन लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन वो चीट कर रहे हैं एमटेक और जो MBBS डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये कि वो जागरूक हैं आपसे ज़्यादा, उन्हें पता है कि ई-सिम कैसे इशू करा सकते हैं, जिसका आज उसकी जानकारी का आपके अभाव है। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर्स भी हैं लेकिन उन्हें उसकी पूरी प्रोसेस पता है ई-सिम कैसे इशू होती, तो वो आपको फ़ोन करेगा एक ई-सिम इशू कराने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिम क्लोनिंग के लिए। वो बोलेगा मैं खुद उस कंपनी से बोल रहा हूँ, एयरटेल से, तो आप एक काम करें, आपकी सिम चूँकि बंद होने वाली है, कंपनी सबका KYC अपडेट कर रही, तो या तो फिर 3 दिन लगेंगे, नहीं तो एक छोटी सी प्रोसेस है, आप कर लीजिए। अच्छा। तो व्यक्ति तो वैसे ही हम लोग आज व्यस्तता सभी के पास है, आपके पास अगर ऐसा फ़ोन आएगा कि आज सैटरडे है मैडम आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मंडे इवनिंग तक आपकी सिम हो पाएगी, तो आप सोचोगे कि 3 दिन में तो मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करना है, मेरे जो जिनसे अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूँ, जैसे आप मीडिया है तो मीडिया से जुड़े नहीं रहूँगी, डिटैच हो जाऊँगी, क्योंकि यही वह नंबर है जिससे मैं सबसे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हूँ। तो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा तो क्या करना होगा, तो वो बोलते हैं कि हम आपको एक ईमेल कंपनी का भेजना है, जो भी एक सो कॉल्ड, सपोज अभी तक 2 ही कंपनियाँ हैं जो ईमेल ई-सिम की फैसिलिटी देती हैं, एक है हमारी एयरटेल और दूसरी है वोडाफोन आइडिया। अच्छा। तो वो बोलता है कि हमारा ये ईमेल लिख लीजिए आप, एयरटेल 123 या जो भी उनका। अब चूंकि आगे एयरटेल लगा हुआ है तो आप कोई भी व्यक्ति बना सकता है, airtel123@gmail.com आप भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपनी सिम में ये ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जब वो ईमेल पूछे तो ये डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी का ऑथराइज है, तभी आपको वहाँ से ऑथराइजेशन QR कोड आएगा आपके पास। और ऐसे व्यक्ति ने उसने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। जैसे ही वह व्यक्ति या वह महिला वह पुरुष ऐसा करते हैं तो ये हुआ कि उस व्यक्ति ने जो ईमेल दिया वो तो उस फ्रॉड का ईमेल था। बिल्कुल सही बात। तो जैसे ही वहाँ पे रिक्वेस्ट गई तो आपने ये बोला कि मेरे को एक सिम इशू करके दो, लेकिन जिसका QR कोड इस ईमेल पे दो।
जो कि ईमेल किसका है, फ्रॉड का, ये आप नहीं जानते, आप उसको कंपनी का व्यक्ति समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। अब कंपनी से जैसे ही क्यूआर कोड गया तो उसके मोबाइल पे गया, उसके ईमेल पे, उसके ईमेल से उसने अपना मोबाइल निकाल के वो क्यूआर कोड स्कैन किया। अब आपकी, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप वेब चलाते हैं, तो अगर लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब चला रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करूँगा तो इसका बंद होकर इसका ऑन हो जाएगा। वैसे ही ई सिम में होता है कि जैसे ही वो उसने क्यूआर कोड उसके मोबाइल में स्कैन किया, आपकी जो प्लास्टिक की सिम है आपके मोबाइल में वो बंद हो गई और उसके वहाँ ई सिम एक्टिवेट हो गई। अब आपको लग रहा है कि शायद वही प्रोसेस कर रहा है ये वो व्यक्ति। अच्छा। अब उसने जैसे ई सिम एक्टिवेट हुई तो अब आपके जितने भी मोबाइल ट्रांजैक्शन के ओटीपी कहाँ जाएंगे, उसके मोबाइल पे जाएंगे। अब वो आपके कहीं भी आपके नाम से कोई बैंकिंग फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि ओटीपी आप सोच रहे हो बिना ओटीपी के मुझे कौन लूट सकता है। सही बात है। ओटीपी आ रहे हैं लेकिन उसके मोबाइल पे। तो अब वो किसी भी तरह का, वो बैंक से कोई परचेसिंग कर सकता है, ऑनलाइन साइट से वो कहीं बैंक ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल उसके पास है और वो एक बार वो कंफर्म के लिए क्या पूछता है हमसे, ओटीपी उसको सिम में आ गया। अब ये इतनी सी प्रोसेस है डुप्लीकेट सिम बनाने की, लेकिन वो आपसे ज़्यादा जागरूक हैं। बिल्कुल सही। और आप कम हैं, भले ही आप सो कॉल्ड पढ़े लिखे या लिटरेट हैं जी। लेकिन तो अब हमें नई पीढ़ी को ये देना है कि हमें भी अपराधियों की तरह सोचना है और नई पीढ़ी को उतना ही सक्षम और दक्ष बनाना है। सर एक सवाल और आ रहा है, जब आपने ये बताया तो इन दिनों मैं बहुत सुन रही हूँ फेसबुक आईडीज़ हैक हो रहे हैं और लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है जिनके आईडीज़ हैं उनके बिहाफ पे। शहर के एक जाने माने डॉक्टर हैं, अभी आजकल में मैंने सुना कि उनकी भी आईडी हैक हुई और उनसे भी दूसरे जो उनसे जुड़े हुए लोग उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ये किस कमी के कारण हो रहा है, कहाँ जागरूकता में कमी आ रही है? जो लोग वर्षों से अपना फेसबुक आईडी चला रहे हैं उनका आईडी हैक हो रहा है और इस तरह से पैसों की मांग की जा रही है, क्या कारण आ रहे हैं, किस चीज़ को वो लोग अनदेखा कर रहे हैं? देखिए वही मैंने जो बात बताई है कि यहाँ पर है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके मैनुअल को पढ़े बगैर। जी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी कहती है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, स्पेशली ये पैंडेमिक के बाद आप ये गांठ बांध लें कि अब मुझे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना तो दो आयामों को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, एक है सिक्योरिटी और दूसरा है प्राइवेसी। अच्छा। अगर ये दो डायमेंशन, ये दो चीज़ें अगर हमने मेक श्योर करके ही कोई चीज़ यूज़ करें, अगर वो एप्लीकेशन जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, सपोज गेम है, वो एपीके फाइल अगर मेरी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मतलब मुझसे वो अनऑथराइज या मेरी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो मुझसे बोलता है कि आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, राइट? ट्रू कॉलर स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी। तो ट्रू कॉलर सबसे पहले आपको डाउनलोड होने के पहले आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो बोलता है ट्रू कॉलर वांट्स टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, और आप यस बोलते हो। अब आपकी तो मतलब आप प्राइवेसी खत्म? नहीं, प्राइवेसी नहीं, यहाँ पर तो आपने जैसे आई एक्सेप्ट बोला तो ये कंपनियों की टर्म्स कंडीशन होती है कि ये किसी भी वक्त आपका डेटा कहीं भी किसी से शेयर कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। शेयर का मतलब बेचना भी हुआ जी। मतलब क्या हुआ कि आपके जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, आपने एक ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने के वजह से या उसकी आवश्यकता की वजह से आपके 150 या 300 जो कॉल थे कॉन्टैक्ट्स, वो भी आपने ट्रू कॉलर को बेच दिए। तो इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में प्राइवेसी इज़ मिथ। आप ये मत सोचें कि कोई भी प्राइवेट हो, कोई भी चीज़, जैसे आप ऑन एयर हो आपकी प्राइवेसी गई। जैसे आप जीमेल पे गए, जीमेल पे आपने आईडी बनाई जी। तो बेसिक चीज़ों की कमी हमारे वहाँ पे, अगर कोई आईडी बनाई है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में भी ये है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए पासवर्ड। फिर उसके बाद लोगों को ये भी पता है कि उसमें अपर केस लोअर केस होना चाहिए। लोगों को ये भी पता है कि स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्कोर, हाइफन, कॉमा, सेमीकोलन ये होना चाहिए। और उसके बाद ये भी लोगों को पता है कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यहाँ तक तो सभी को पता है, फिर भी क्यों फेसबुक आईडी हैक हो रही है? उसका रीज़न ये है कि नाउ अ डेज द हैकर्स आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर टू क्रैक द पासवर्ड। आज के समय में कोई व्यक्ति नहीं बैठा आपका पासवर्ड क्रैक करने के लिए। देयर आर पेड एंड फ्री वर्जन्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं इंटरनेट पर जिनके थ्रू आपकी आईडी की जो आपने जानकारियाँ डाली उनको ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपका लॉगिन्स को क्रैक किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जितनी कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ये एक भी कंपनी ने आज तक आपसे सिंगल पैनी, एक भी रुपया चार्ज किया नहीं। इनका कभी भी कोई फेसबुक पे आपको ऐड देखने को मिला, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे किसी कंपनी का नहीं। तो ना तो ये कंपनी आपसे कोई पैसा चार्ज करती, ना कोई आपको ऐड दिखाती। फिर भी इन कंपनियां, ये ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। आपको बता दूं, जो न्यूयॉर्क
एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब शेयर मार्केट में। जी। तो ब्लू चिप क्यों है? टॉप कंपनियां हैं इंडिया की, तो क्यों इनका फिर भी ग्राफ ऊंचा जा रहा है? पैसों में ये और पैसे कमाती जा रही, डॉलर्स में, करोड़्स में, बिलियनर होती जा रही, जबकि ना आपसे पैसे ले रही, ना आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही। इसका कारण यह है कि तो फिर इसमें प्रोडक्ट क्या है, वो बेच क्या रहे हैं फिर? इंफॉर्मेशन। तो आप उनका प्रोडक्ट है, ओके। आप मतलब आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारियाँ। तो अब आपको ये गांठ बांधना है सभी को कि जितनी कंपनियां समाज सेवा के लिए नहीं है, ये .coms हैं सारी, facebook.com, gmail.com, .com, अगर हम डोमेन की बात करें, ये डॉट के बाद के 3 अक्षर है किसी भी वेबसाइट की प्रकृति या उसका नेचर बताते हैं कि वो किस बिजनेस में डील करती है। अगर कॉम है मतलब कमर्शियल वेबसाइट है, मतलब व्यवसाय के पूर्ण तरह। .org मतलब कोई संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो .com है सारी, फेसबुक से लेके व्हाट्सअप से लेके, तो मतलब ये कमर्शियल है, कोई समाज सेवा के लिए नहीं आई है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों को आपको जितनी जानकारियाँ हैं, जब ये समाज सेवा के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए, यहाँ तक भी हमें पता है, तो हम इन पे पूरी जानकारियाँ क्यों दें? और ये ना किसी सरकार के द्वारा अधिकृत है जी। ये कोई गवर्नमेंट से अधिकृत नहीं है, लेकिन हम इस पर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालते हैं फेसबुक पे, जैसे हम अपना आधार कार्ड भर रहे हो, एक्चुअल हमारा एड्रेस डालते हैं इंदौर, और जो लोकलाइटी LIG, MIG, HIG, पलासिया वो भी डाल देते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा एक्चुअल लाइकिंग डिसलाइकिंग डाल देते हैं। तो ये जो क्रैकर्स लोग हैं, आपकी ही आईडी को स्कैन करके उसमें से इन्फॉर्मेशन उठा के उसी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसी से कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपका पासवर्ड क्रैक करने। प्लस दूसरा है पासवर्ड के बाद, ये इतना होने के बाद भी जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए, तो कितना भी स्ट्रांग आपका पासवर्ड हो, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपका पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो 3 से 4 घंटे में क्रैक हो सकता है। अच्छा। अगर आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर प्लस 8 डिजिट भी है अपर केस, तो भी 3 से 4 दिन में क्रैक किया जा सकता है। और सो कॉल्ड 8 कैरेक्टर और सारे कॉम्बिनेशन है उसमें, तो भी 30 दिनों के भीतर कोई भी आत्मा आपका कितना भी स्ट्रांग पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड तो अब क्रैक हो ही गई 30 दिन में। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें साल के पहले साल ही जनवरी में ही 30 पासवर्ड बना के रखने, 12। अच्छा। 12 जीमेल के, 12 फेसबुक पे, 12 इंस्टाग्राम के, और हर महीने बिना विलंब के, चाहे क्रैक हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, किसी ने अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं अटेम्प्ट किया हो, आप उसको बदल दें। ये इतनी जागरूकता आपको चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना आज गौरव रावल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, और ये आप सबकी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, जितने लोग मेरे जितने दर्शक हैं, मैं उनसे ये उम्मीद कर रही हूँ, मुझे पता है आप सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गूगल आईडीज़ आपके पास हैं, तो जीमेल आईडीज़ हैं आपके, जो हैक हो रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इस बात को ज़रूर समझें, और जो नहीं हो रहे हैं वो अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। जैसा कि गौरव सर ने कहा है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है आप अपने 12 पासवर्ड्स 12 महीने के लिए तैयार रखें, और उसके बाद भी कई सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपको बता दिया है सर ने कि हैक हो सकते हैं आपके आईडी पासवर्ड्स भी, क्योंकि जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड्स करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो आपसे ज़्यादा जागरूक हैं। तो अब आपको करना ये है कि आपको उनसे ज़्यादा अवेयर होना है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। जैसा सर ने कहा, उनकी छोटी छोटी सी बातों को समझिए, देखिए, सुनिए, और कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।